गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन करंट अफेयर की अगली कड़ी में कुछ सवाल आज डिस्कस करेंगे। इसमें पहला सवाल देखिए आपके सामने है, इसको आप ठीक से देखेंगे। देखो, 30 नवंबर 2022 को अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव। तो सीधे से यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि नवंबर 2022 में ट्रांसजेंडर उत्सव। ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं? ट्रांसजेंडर, देखो पहले अपन दो ही जेंडर थे, मेल और फीमेल, और अब तीसरा जो वैदिक जो जेंडर अपन है वो है ट्रांसजेंडर। ठीक है, जिनको अपन हिजड़ा कहते हैं, उनके लिए एक नया जेंडर कैटेगरी विकसित की गई है जिसको अपन ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो ट्रांसजेंडर के ऊपर हाल ही में जो उत्सव हुआ है वो कहाँ हुआ है? अलवर में हुआ है। नवंबर 2022 में ट्रांसजेंडर्स पर जो उत्सव आयोजित हुआ है वो कहाँ हुआ है? अलवर में हुआ है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा देखिए अगला सवाल देखिए, 1 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री, इसको थोड़ा सा सही पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। तो ये देखिए, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। लघु वाणिज्यिक का मतलब है कि जो छोटे वाहन हैं जिनको अपन कॉमर्शियल पर्पज से यूज ले सकते हैं, जैसे पिकअप वगैरह हैं, तो उनको इस योजना के तहत देने के लिए आर्थिक मदद जो है वो दी जाती है। और ये कितनी राशि तक के? 15 लाख रुपए तक की राशि तक के स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल जो है वो खरीदने के लिए जो ऑन रोड कीमत होती है उस वाहन की, उसका या तो 10% या 60,000, इन दोनों में से जो भी कम हो। तो कहने का मतलब है कि अगर 10% राशि 60,000 से कम है उस वाहन की तो वो राशि दी जाएगी, या 10% 60,000 से ऊपर चली जाती है तो ऐसी सिचुएशन में 60,000 रुपये दिए जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, देखो नाम से ही पता चल रहा है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक, छोटे वाहन जो हैं कॉमर्शियल पर्पज से यूज लिए जाने वाले, जिनकी कीमत 15 लाख तक होती है, उनके ऊपर राज्य सरकार जो है वो अनुदान देती है। अनुदान कितना होता है? या तो उस वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% या 60,000 रुपये, लेकिन इन दोनों में से जो कम होगा, यदि 60,000 रुपये कम है तो 60,000 रुपये, और यदि 10% उस वाहन की कॉस्ट का कम है तो वो दिया जाएगा। और इस योजना का जो फायदा है वो देखो 18 से लेकर 45 वर्ष के युवाओं को दिया जाएगा। किस आयु के युवाओं को? 18 से 45 वर्ष के युवाओं को दिया जाएगा। और इसमें देखो पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत जो है वो फॉलो किया जाएगा, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले बनेगा। दूसरा इसमें देखो, तीसरा सवाल जो आपके सामने है, प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे। ये देखो रोपवे आप जानते हो कि पहाड़ की चोटियों पर जो बनाए जाते हैं रस्सी से, मतलब एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए। तो देखो वैसे प्रदेश का 5वां रोपवे बन रहा है ये, जो जयपुर के सामोद हनुमान जी रोपवे के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यहां देखिए इससे पहले ये जयपुर में ये एक पहले से बना हुआ है, अब दूसरा रोपवे। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो 5 रोपवे, 4 इससे पहले रोपवे राजस्थान में बन चुके हैं, 5वां रोपवे जयपुर में बनेगा। लेकिन ये जितने भी रोपवे हैं उनमें पहला स्वचालित रोपवे होगा जिसका नाम क्या होगा? अन्नपूर्णा माता रोपवे। तो देखो ये अन्नपूर्णा माता रोपवे किस जिले से संबंधित है? जयपुर से संबंधित। राज्य का कौन सा रोपवे है? 5वां रोपवे। जयपुर का कौन सा रोपवे? दूसरा। तो अन्नपूर्णा माता रोपवे से पहले जयपुर में सामोद हनुमान जी रोपवे बन चुका है। ठीक है, फिर इसमें देखिए प्रदेश में इससे पहले जो 4 रोपवे बने हैं वो स्वचालित उनमें से कोई नहीं है। तो प्रदेश का पहला स्वचालित, अगर स्वचालित रोपवे पूछा जाए कि अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा ये। प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे कौन सा है? अन्नपूर्णा माता, जो अभी बनेगा। कहाँ बनेगा? जयपुर में। जबकि वैसे कौन सा है? 5वां रोपवे है। जयपुर का कौन सा है? दूसरा रोपवे है। तो इस हिसाब से ये अन्नपूर्णा माता रोपवे है, इसके ऊपर सवाल आपसे इम्पोर्टेंट बनता है, पूछा जा सकता है। सवाल की लैंग्वेज देखेंगे, प्रदेश का पहला स्वचालित या प्रदेश का 5वां रोपवे कौन सा है? अन्नपूर्णा माता। कहाँ है? जयपुर में।
जयपुरा कितने नंबर का है? 2 नंबर का। इससे पहले जयपुरा कौन सा है? सामोद हनुमान जी रोपवे बन चुका है। फिर चौथा सवाल आप देखिए, ई फाइलिंग लागू करने वाला प्रदेश का पहला कलेक्ट्रेट। तो देखो जयपुर का जो कलेक्टर कार्यालय है, पेपरलेस का मतलब है जहां कागज का इस्तेमाल नहीं होगा, सारा ऑनलाइन या डिजिटल मोड में आ गया। तो पहला ई फाइलिंग जो कलेक्ट्रेट है वो जयपुर का है, ठीक है। और ये कार्य जो है वो सारा का सारा किससे किया जाता है? राजकाज सॉफ्टवेयर से किया जाता है। तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि ई फाइलिंग लागू करने वाला प्रदेश का पहला जो कलेक्ट्रेट है वो कौन सा है? जयपुर कलेक्ट्रेट है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद में अगला जो सवाल है वो देखिए आप, 3 दिसंबर 2022 को 3 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, देखिए ये नाम पिछले कई सालों से एग्जाम में चर्चित है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को वर्ष 2022 के लिए दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार। तो दिव्यांगों के लिए काम करने, दिव्यांग का मतलब विकलांगों के लिए काम करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? अलवर। और ये अलवर के लिए कार्य करने के लिए जिस जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया वो कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखो ये भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। और ये इसलिए जाता है कि दिव्यांगों के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने वाला देश का जो जिला है उसको दिया जाता है। और इस अवार्ड का नाम क्या है? स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड है। तो देखिए पहली बात तो स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड का संबंध किससे है? दिव्यांगों से। दिव्यांगों के लिए पूरे देश में, देखो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले जिले को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार ये पुरस्कार किसको दिया गया है? अलवर जिले को दिया गया है। किसको दिया गया है? अलवर जिले को दिया गया है। और अलवर जिले के लिए काम करने के लिए जिस जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया, तो देखो ये डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, जो अलवर के कलेक्टर हैं। तो या तो इसमें डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का नाम हो सकता है या इसमें अलवर जिले का नाम हो सकता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए यहाँ छठा सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? कोरोना में सरकारी स्कूल में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों में से करीब 90% को वापस स्कूलों में नामांकित करने में मिली सफलता के लिए शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल, ये देखो अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से नवंबर 2022 में अवार्ड मिला है। तो ये देखो राजस्थान में कोरोना के बाद जो बच्चे कोरोना के दौरान सरकारी स्कूल छोड़ चुके थे उनको वापस सरकारी स्कूलों से जोड़ने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? पीके गोयल को सम्मानित किया गया है। किसको? पीके गोयल को सम्मानित किया गया है। फिर देखिए इसमें अगला 7वां सवाल देखिए, चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को जिले में खेलो इंडिया योजना को कामयाब बनाने के लिए, ये देखो खेलो इंडिया योजना को कामयाब बनाने के लिए शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री के स्तर पर नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, ये देखो खेलो इंडिया अभियान के तहत, ध्यान रखना खेलो इंडिया अभियान के तहत नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चूरू जिले को। और चूरू जिले का ये सम्मान कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को दिया गया है। तो देखो ध्यान रखना दिव्यांगों के लिए जो स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड है, दिव्यांगों के लिए स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड है वो किसको दिया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सोनी को। और खेलो इंडिया अभियान के तहत नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को दिया गया है। देखो खेलो इंडिया अभियान जो है भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है और इस योजना के तहत जो है पूरे देश में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा को सरकारी विभागों में सामान खरीदने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार के अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से जून 2022 में राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो ये देखो आपको ये ध्यान रखना है, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ओर से राष्ट्रीय अवार्ड जो है वो किसको मिला है?
संदीप वर्मा को। ये सवाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीडिंग मार के छोड़ दीजिए। फिर भी ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, कई बार अटपटा सवाल आता है। तो देखो, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त सचिव संदीप वर्मा को कौन सा अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर 9वां सवाल देखिए, हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर रुक्मणी रियार, ये नाम भी चर्चित रहा है। तो देखो, इनको क्या किया गया है, केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण मंत्रालय की ओर से नवंबर 2022 में ई गवर्नेंस में बेस्ट वर्क के लिए, ई गवर्नेंस का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से शासन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ई गवर्नेंस में बेस्ट वर्क के लिए भारत सरकार के या केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने किस कलेक्टर को सम्मानित किया? हनुमानगढ़ जिले को के कलेक्टर रुक्मणी रियार को किया गया। तो 3 सवाल हो गए हैं। देखो, दिव्यांगों के लिए स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड अलवर के जितेंद्र सोनी को, खेलो इंडिया अभियान के तहत जो राष्ट्रीय अवार्ड है वो चूरू के सिद्धार्थ सिया को, और ई गवर्नेंस में बेस्ट वर्क के लिए रुक्मणी रियार कहाँ? हनुमानगढ़ को। ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है, अपने आप में तीनों सवाल ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान से आप देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए आप इसमें, करौली के कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को, देखो ये चौथा सवाल हो गया। करौली के कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को इस साल 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। उनको मार्च 2022 में जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण शक्ति मंत्रालय की ओर से मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और जुलाई 2020 में जिले में लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो देखो 4 हो गए हैं। एक बार फिर यहाँ अभी ये चारों सवाल इंपॉर्टेंट हैं। पहला मैंने आपको बताया था, दिव्यांगों के लिए स्क्रॉल ऑफ ऑनर जितेंद्र सोनी अलवर, पहला सवाल। दूसरा आप देखेंगे, ये चारों अवार्ड राष्ट्रीय स्तर के हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था, खेलो इंडिया अभियान के तहत राष्ट्रीय अवार्ड जो है सिद्धार्थ सियाग चूरू। तीसरा मैंने अभी आपको बताया कि ई गवर्नेंस में बेस्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय अवार्ड जो है किसको दिया गया है? ई गवर्नेंस में राष्ट्रीय अवार्ड जो है वो रुक्मणी रियार को दिया गया, हनुमानगढ़। और इसके अलावा देखो, जल संरक्षण, ये दोनों मामलों में जल संरक्षण और लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए इनको 2 बार मिला है। जल संरक्षण और लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए, चौथा सवाल, जल संरक्षण और लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए क्या नाम दोगे आप? अंकित कुमार, कलेक्टर करौली। तो इनको 2 बार नेशनल। ये चारों सवाल जो है वो आप एक ही साथ पेयरिंग में बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं चारों सवाल, चारों को एक जगह कर लीजिए, फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये चारों सवाल आप कलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, 5 दिसंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, देखो ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद को शॉर्ट में राजीविका लिखते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? राजीविका। तो देखो पहली बात तो ये मिशन 1GP 1BC, देखो पहला सवाल, मिशन 1GP 1BC का आयोजन किसकी ओर से? राजीविका की ओर से, या राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से किया जा रहा है। दूसरी बात देखो, 1GP 1BC प्रोजेक्ट जो है वो राज्य के कितने जिलों में? 17 जिलों में चल रहा है। क्या देखो 1GP 1BC में देखो कार्य क्या जाता है? तो देखो, स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित एवं IIBF सर्टिफाइड महिलाओं को BC सखी के रूप में लगाने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा फिनो पेमेंट बैंक के साथ MOU किया गया है। तो देखो 1GP 1BC के तहत स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाओं को BC सखी, ये देखो BC सखी के रूप में लगाया जा रहा है। और ये ऐसा लगाने के लिए या इनको पेमेंट करने के लिए देखो पोस्ट इंडिया पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के बीच में समझौता हुआ है। तो यहाँ देखो मेन बात जो है, पहली बात तो ये है कि 1GP 1BC मिशन का संचालन राजीविका कर रही है। इस प्रोजेक्ट को कितने जिलों में? 17 जिलों में संचालित किया जा रहा है। क्या किया जाता है? BC सखी, महिला BC सखी जो है वो अपॉइंट की जाएंगी, और इनके लिए पेमेंट के लिए किन किन के बीच समझौता हुआ है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के बीच में समझौता हुआ है। फिर 12वां सवाल देखिए इसमें, 5 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घोषित
ये देखो, पहले तो ये ध्यान में रखना है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना किस तिथि से लागू हुई, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, बाकी आपको नाम से ही दिख रहा है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, इसकी डेट ध्यान में रखनी है। 5 दिसंबर 2022 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को लागू किया गया है। अब क्या होगा इसमें, जैसे गांव की जीवन शैली है, कला संस्कृति है, इन विरासतों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो इस सवाल में इंपॉर्टेंट है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को लागू करने की डेट 5 दिसंबर 2022 है। फिर देखिए आप इसमें 13वां सवाल देखिए, 6 दिसंबर 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य में राज्यपाल राहत कोष के लिए निर्मित क्यूआर कोड का लोकार्पण किया। ये क्यूआर कोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया। अब देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि राहत कोष, देखो राहत कोष में जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, राजस्थान के राहत कोष में जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, उनके लिए एक क्यूआर कोड बनाया गया है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी व्यक्ति इस राहत कोष में अपना योगदान दे सकता है, राशि जमा करवा सकता है। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में राजस्थान राज्यपाल राहत कोष के लिए जो क्यूआर कोड विकसित किया गया, वो क्यूआर कोड कौन से बैंक द्वारा विकसित किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ये दिसंबर 2022 की बात है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, 9 से 12 दिसंबर तक जयपुर में स्थित जल महल के सामने राजस्थान हाट के अंदर, ये ध्यान रखना, देखो 56 भोग उत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? जयपुर में। 56 भोग उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में, ठीक है। अब इसमें वही बात है, देखो सामान्य से राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन, प्रसिद्ध मसाले, मिठाई, नमकीन, विशिष्ट खाद्य पदार्थ, रसोई से जुड़े परंपरागत, प्राकृतिक एवं आधुनिक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ यही है 56 भोग उत्सव जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में, इतना ही ध्यान में रखना है। फिर देखो नीचे इसमें ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 56 भोग उत्सव का आयोजन जयपुर में। ये चीज़ें देखो मल्टीपल चॉइस में आती हैं, सुमेलित कीजिए, सुमेलित है, गैर सुमेलित है। तो यहाँ देखो आपको ये ध्यान रखना है, गजक कहाँ की प्रसिद्ध है? धौलपुर, भरतपुर और सीकर। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन हो, एक तरफ गजक दे दिया, एक तरफ इनमें से एक या दो जिले का नाम दे दिया। फिर गुलाब का हलवा कहाँ का प्रसिद्ध है? पाली का। तो गजक 3 धौलपुर, भरतपुर और सीकर की प्रसिद्ध है, गुलाब का हलवा पाली का। फिर देखो खीरमोहन, ये एक ही नाम है। तो खीरमोहन की जो मिठाई है वो कहाँ की है? गंगापुर की, गंगापुर सिटी की प्रसिद्ध है खीरमोहन, गंगापुर की। फिर डोठा जो पकवान है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? दौसा का। फिर मावा कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का। फिर देखो तिल पपड़ी या तिल पट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। नमकीन कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कचौरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। फिर देखो घेवर कुल्फी और तंदूरी चाय एवं पान, ये सारी चीज़ें कहाँ की है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तो देखो आपको इस सवाल को देखना है कि एक तरफ जिले का नाम होगा, एक तरफ प्रसिद्ध पकवान का नाम होगा और उनको सुमेलित कर सकते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित है, कौन सा गैर सुमेलित है, या सुमेलित कीजिए, ऐसा करवा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो लगातार आ रही है सवाल में, तो इसको आप इम्पोर्टेंट समझ के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15वां सवाल देखिए, इसमें बीकानेर जिले के लाखासर और हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो पहली बात तो लाखासर कहाँ का है? बीकानेर का है। और सतीपुरा कहाँ का है? हनुमानगढ़ का है। इन दोनों ही स्थानों पर पोटास के विपुल भंडार मिले हैं। तो देखो आपको मैं बता दूं कि ये नागौर बीकानेर जो पट्टी है इसमें पोटास मिला है। अब पोटास क्या काम आता है? पोटास देखो ज़्यादातर अपने को खाद, जो कृत्रिम खाद है वो बनाने के काम आता है, कुछ मेडिकल पर्पज से भी यूज आता है। और अभी तक भारत के किसी भी स्थान पर पोटास का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। हम पूरा पोटास जो है विदेशों से आयातित कर रहे हैं, क्योंकि पोटास जो है वो हजारों फीट नीचे से विशेष पद्धति से निकाला जाता है और अभी तक हमारे पास पोटास के उत्खनन की टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि भारत में पोटास के या राजस्थान में पोटास के खूब सारे भंडार मिले हैं, लेकिन उनसे अभी अपन ने उत्खनन कार्य शुरू नहीं किया है। तो ये दोनों स्थान देखो हाल ही में, सवाल की भाषा देखना, बीकानेर का लाखासर और हनुमानगढ़ का सतीपुरा हाल ही में क्यों चर्चित है?
पोटाश के विपुल भंडार को लेकर, या फिर पोटाश के विपुल भंडार हाल ही में कहाँ खोजे गए? लाखासर और सतीपुरा। लाखासर कहाँ का है? बीकानेर का। और हनुमानगढ़ का कौन सा है? सतीपुरा। जिले के साथ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो देखो, प्रदेश में बीकानेर और हनुमानगढ़ में सिल्वाइट और पॉली हाइलाइट पोटाश के संकेत। ये देखो, बीकानेर और जयपुर में इसकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी का मतलब इस रूप में पाए जाएंगे, सिल्वाइट और पॉली हाइलाइट। ये बहुत कम इंपॉर्टेंट चांस है, कम चांस है यहाँ से ये भाषा पूछने की। फिर भी कभी कभार ऐसा सवाल अगर आगे भाषा यूज की जाती है तो, या भाषा को लेंदी बनाया जाता है तो ऐसा शब्द जो है वो डाला जा सकता है। ठीक है, ये देखिए, सिल्वाइट और पॉली हाइलाइट पोटाश के संकेत मिलने से कन्वेंशनल माइनिंग व सॉल्यूशन माइनिंग तकनीकी से पोटाश का उत्खनन किया जा सकेगा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान में देश में पोटाश फर्टिलाइजर के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर है, वो बता दिया मैंने आपको। जबकि प्रदेश में पोटाश के खनन की प्रक्रिया आरंभ होने से विदेशों से आयात की निर्भरता कम हो जाएगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। कुछ नहीं, ये नहीं देखना आपको, केवल वही जो चीजें हैं मैंने आपको बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप थोड़ा ठीक से देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आगे वाला सवाल 16वां सवाल देखिए। 16वां सवाल क्या कहता है आपको? राजस्व मंडल की ओर से प्रकाशित, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्व निर्णय विशेषांक। तो राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर में है अपना। राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर में। और रेवेन्यू जमीन के मामलों में ये शीर्षस्थ संस्था है। जमीन विवाद के मामले में शीर्षस्थ संस्था राजस्व मंडल, या मंडल की बोर्ड भी लिखा हो सकता है। राजस्व बोर्ड और राजस्व मंडल एक ही है। तो कहाँ है? अजमेर में है। इसने एक पुस्तक प्रकाशित की है, क्या है? राजस्व निर्णय विशेषांक। तो जमीन से संबंधित जो लीडिंग केसेज हैं उनके जजमेंट या फैसले जो है वो इस किताब में लिखे गए हैं, राजस्व निर्णय विशेषांक। तो देखो, इसमें राजस्व मंडल की ओर से प्रकाशित राजस्व निर्णय विशेषांक में राजस्व न्यायालयों में विधिसम्मत, गुणवत्तापूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित करने को लेकर आलेख, राज्य के राजस्व मंडल व अधीनस्थ न्यायालयों के जिला स्तर से पारित श्रेष्ठ निर्णय, राज्य स्तर पर आयोजित राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली सुधार हेतु सुझाव विषय, पंचवर्गीय निबंध लेखन प्रतियोगिता के तहत चयनित प्रविष्टियों को। तो ये इससे संबंधित आलेख और जजमेंट्स जो लिखे गए हैं, जो चयनित जो लेख हैं उनको छापा गया है इसमें। तो राजस्व निर्णय विशेषांक का आयोजन प्रकाशन किसकी ओर से किया गया है? राजस्व मंडल अजमेर की ओर से। ध्यान रखना, ये पहला सवाल, राजस्व निर्णय विशेषांक किसकी ओर से प्रकाशित है? राजस्व मंडल की ओर से। क्या है इसमें? राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण आलेख और निर्णयों को इसमें प्रकाशित किया गया है। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए 17वां सवाल क्या कहता है? 9 दिसंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ के पदाधिकारियों तथा जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद संबोधित करते हुए प्रतिवर्ष कृषि के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये ध्यान रखना है। देखो, पहले कृषि बजट जो है वो आम बजट के साथ आता था, तो अलग से कृषि बजट राजस्थान में किस वर्ष से जारी किया गया है? 2022-23 से। 2022-23 की बजट में कृषि से संबंधित जो मद हैं उनको अलग रखा गया है। तो पृथक से राजस्थान में कृषि बजट को कब से शुरू किया गया है? 2022-23 से। इस साल के लिए इससे इम्पोर्टेंट कोई सवाल नहीं है। कृषि बजट को किस वर्ष से अलग किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, 2022-23 में पहली बार कृषि बजट अलग से रखा गया और इस बार फिर कृषि बजट को अलग से रखा गया। इसका मतलब कृषि इस बार पृथक से कृषि बजट कौन सा था? दूसरा था। तो 2022-23 और 2023-24। तो अब तक आम बजट के साथ कृषि बजट राजस्थान में कितनी बार रखा जा चुका है? 2 बार। या ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा यही है कि कृषि बजट को किस वर्ष से शुरू किया गया था? 2022-23 से शुरू किया गया था पहली बार। यही सवाल ध्यान में रखना है। ये ऊपर वाली भाषा आपको नहीं देखनी है, सिर्फ 22-23 से इसको शुरू किया गया था। फिर देखिए, 10 दिसंबर 2022 को राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने जयपुर स्थित, ये देखना, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में है। ठीक है, विश्वविद्यालय में शिला पट्टिकाओं का अनावरण कर योग साधना भवन का, ये देखो, योग साधना भवन और संविधान पार्क का निर्माण जो है वो इसमें किया गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो, संविधान पार्क जो है, भारत का पहला संविधान पार्क राजभवन में बनाया गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। राजभवन का मतलब राज्यपाल के आवास में।
तो भारत में पहला संविधान पार्क जो है राजस्थान के राजभवन में बनाया गया। इसके अलावा राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ये देखो योग साधना, अब ये संविधान पार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ केवल ये ध्यान में रखना है कि लोक साधना भवन का लोकार्पण जो है वो कहाँ किया गया है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए एवं संविधान पार्क एवं वैज्ञानिक आधार पर तैयार करवाई गई नवग्रह नक्षत्र वाटिका। ये देखो ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, नवग्रह नक्षत्र वाटिका, नवग्रह नक्षत्र वाटिका, नवग्रह नक्षत्र वाटिका और योग साधना भवन, इन दोनों का लोकार्पण किस में किया गया है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया है। नेक्स्ट देखिए आप इसमें अगली जो चीज है, कोटा जिले में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए, ये आप छोड़ सकते हो कि देखना चाहो तो इतना देख लेना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ प्रस्तावित है, कोटा में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ प्रस्तावित है, कोटा में, इतना सा देख लेंगे। फिर 20वां सवाल देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में मेजर ध्यानचंद योजना, तो बस इतना ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद योजना जो है वो किस वर्ष शुरू की गई, 2021-22 में। क्या करते हैं, देखो इसमें स्टेडियम बनाए जाते हैं और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर से भी नीचे जैसे पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर के ऊपर स्टेडियम निर्माण बनाना शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद योजना के तहत क्या बनाए जाते हैं, स्टेडियम बनाए जाते हैं, किस स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। और ये योजना किस वर्ष से शुरू की गई है, 2021-22 से शुरू की गई है। यहाँ केवल ये ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद योजना का संबंध किससे, स्टेडियम निर्माण से, और स्टेडियम किस स्तर तक बनाए जाते हैं, ब्लॉक स्तर तक बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 13 दिसंबर 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर बेंच के सभागार में राज्य के मुख्य न्यायाधीश, पहला सवाल तो ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है, ये अपने जून तक है, अभी जून में इनका रिटायरमेंट है। तो जून तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अभी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, पंकज मित्तल है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद द प्रिजन प्रोग्राम को ई लॉन्च किया। देखो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद द ई प्रिजन प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ हुआ है, राजस्थान हाई कोर्ट में हुआ है। ठीक है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन से न्यायालय के प्रकरण जो या विचाराधीन जो बंदी है उन सभी की सूचना जेल प्रशासन को ई प्रिजन सॉफ्टवेयर से दी जाएगी। तो देखो न्यायालय से संबंधित जो प्रकरण है वो बंदियों को सारी सूचना जो है वो ई माध्यम से, मतलब इंटरनेट या ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह इन सब का सहारा लिया जा सकता है। फिर 22वां सवाल देखिए आप इसमें क्या कहता है, 14 दिसंबर 2022 को राज्य में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए, देखो रिस्पॉन्सिव उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने वाले उद्यमियों को पुरस्कृत करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा क्लार्क आमेर होटल में द इंडियन रिस्पॉन्सिबल, ये ध्यान रखना, द इंडियन रिस्पॉन्सिबल स्टेट अवार्ड्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है, होटल क्लार्क आमेर, होटल क्लार्क आमेर होटल में। ठीक है, या जयपुर हो सकता है इसकी जगह ऑप्शन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। फिर 23वां सवाल देखिए, 14 दिसंबर 2022 को ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा की बचत के लिए उपलब्ध संसाधनों का दक्ष उपयोग करने के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, तो पहली बात तो ये देखो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया है, राजस्थान को दिया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, राजस्थान को दिया गया है। ठीक है, बाकी नाम से पता चल रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में या इसको भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, ये भाषा कम ही चांस है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है वो किसको मिला है, राजस्थान को, बस इतना सा लिख लो इधर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 राजस्थान को। 24वां सवाल देखिए आप इसमें क्या कहता है, 17 दिसंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस विकास प्रदर्शनी में उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सुजस ऐप, सुजस बुलेटिन, सुजस ई बुलेटिन एवं सुजस पॉडकास्ट आवाज का, ये देखो आपको सवाल ये ध्यान में रखना और कुछ भी ध्यान में रखना, सुजस पॉड आवाज क्या है, सुजस पॉडकास्ट है,
क्या है, सुजस पॉडकास्ट है। तो सुजस पॉडकास्ट जो है ये क्या है, देखो ये भारत सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग या निदेशालय जो है वो सुजस के नाम से सामग्री छापता है। देखो आपको बता दूं, सरकार की ओर से ऑथेंटिक मंथली द्वैमासिक सुजस द्वैमासिक 2 महीने से छपती है ये। पहली बात तो सुजस पत्रिका कौन छापता है, 2 माह से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग छापता है। आजकल उसने अपना सुजस ऐप बना दिया है, सुजस बुलेटिन बना दिया, सुजस ई बुकलेट। तो सुजस का जो जितना भी मटेरियल है अपने को ऑनलाइन मिल जाता है अब यहाँ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। पहली बात एक तो ये सुजस का प्रकाशन कौन करता है, सुजस का प्रकाशन जो है वो सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय करता है। फिर ये आजकल सुजस ऐप, सुजस बुलेटिन, सुजस ई बुलेटिन ये सब प्रकाशित करती है। अब यहाँ ये नाम ध्यान में रखना है, आवाज क्या है, तो आवाज सुजस पॉडकास्ट है। सुजस पॉडकास्ट है जो किस विभाग की ओर से, राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की ओर से। एक ये मैं आपको बता दें, सुजस पत्रिका जो कितने महीने से, 2 महीने से छपती है। ठीक है, आगे देखिए 25वां सवाल देखिए। इसमें 25वां सवाल क्या कहता है, राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए। तो ये देखो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कितने जिलों में है, 13 जिलों में है। कितने जिलों में है, 13 जिलों में है। दूसरी बात, इसका संबंध किससे है, तो ये बात ध्यान में रखना, पेयजल और सिंचाई दोनों से संबंध है इसका। तो 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई से संबंधित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। 13 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक है। ठीक है, तो देखो ये 13 जिलों के नाम आपको याद नहीं रखना है। एक तो ये ध्यान में रखना है कि ये ERCP या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसका संबंध पेयजल और सिंचाई से है और इसमें टोटल कितने जिले शामिल हैं, 13 जिले शामिल हैं। फिर देखिए नेक्स्ट रहा 26वां सवाल। देखिए आप इसमें 26वां सवाल है, महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश निर्णय निर्भया फंड। ये देखो निर्भया शब्द जो है ये दिल्ली में जो निर्भया काल्पनिक निर्भया रेप कांड हुआ था उसके बाद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर करीब करीब जो कार्य किए जा रहे हैं वो निर्भया नाम से किया जा रहा है। तो निर्भया शब्द जहां कहीं भी आता है तो उसका सामान्यतः संबंध किससे, महिला सुरक्षा से है। तो देखो प्रदेश निर्भया फंड में अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया फंड गठित किया गया। तो आपको प्रदेश निर्भया फंड का संबंध किससे, राशि वगैरह नहीं देखनी है, प्रदेश निर्भया फंड का संबंध किससे, महिला सुरक्षा से है। निर्भया फंड का संबंध किससे, महिला सुरक्षा से है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मिशन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट निर्भया फंड के अंतर्गत प्रदेश में 45 पॉक्सो न्यायालय संचालित हैं जिसमें राज्य सरकार द्वारा 40% फंडिंग की जाएगी। तो देखिए अभी ये जो निर्भया फंड या कोष गठित किया गया, इससे फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है उनके मामलों को त्वरित या तेजी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी। और इसके अलावा ये ध्यान में रखना, इस फंड से 45 पॉक्सो न्यायालय संचालित किए जाएंगे। पॉक्सो न्यायालय कौन से होते हैं, जो बालकों के प्रति लैंगिक अपराध होते हैं उनको उनकी सुनवाई किस में की जाती है, पॉक्सो अदालतों में। बालकों के प्रति लैंगिक अपराधों की सुनवाई कौन से न्यायालय करते हैं, पॉक्सो अदालतें करती है। फिर 27वां सवाल देखिए, ये देखना इसमें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो देखो राजस्थान में गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चलाई गई है। देखो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ठीक है, को राष्ट्रीय स्तर पर इसको अवार्ड मिला है। ये देखो किसको, राजस्थान में। देखो राजस्थान में कौन सी योजना को, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखो स्कोच अवार्ड जो है वो 3 रैंक दी जाती है इसमें। तो राजस्थान को कौन सी रैंक दी गई है, द्वितीय रैंक, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, मतलब स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो राजस्थान को यहाँ सवाल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाषा यह है स्कोच अवार्ड या इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को जो स्कोच अवार्ड मिला है उसमें कौन सा मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, रजत पदक, सिल्वर मेडल या रजत पदक मिला है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 5 जनजातीय जिलों कौन कौन से हैं, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर में इस योजना को शुरू किया गया था। देखो तो ये जो योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये कब से शुरू की गई थी,
ये 2020-21 से शुरू की गई थी। आरंभ में ये 5 जनजातीय जिलों में शुरू की गई थी, लेकिन 2022-23 के बजट में राज्य के सभी 33 जिलों में इसको लागू कर दिया गया था। तो अभी ये राजस्थान के सभी 33 जिलों में संचालित की जा रही है। फिर देखो, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरी तरह से पेपरलेस योजना है, मतलब ऑनलाइन पोर्टल से ही इस योजना का पूरा फायदा दिया जाता है। तो देखो, जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 का स्कोच अवार्ड दिया गया है। तो देखो, ये जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र जो है राजस्थान, तो देखो ऑनलाइन सेवाओं के लिए राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है, आपको बता दूं मैं। और इस संबंध में राज्य सरकार का जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र से जो सेवाएं दी जा रही हैं उनके लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो स्कोच श्रेणी का कौन सा? गोल्ड अवार्ड। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन सेवाओं में और ई मित्र के माध्यम से जो सेवाएं दे रही हैं उसमें राज्य भारत में सर्वोत्तम जो प्रदर्शन है वो किसका है? राजस्थान का है। फिर देखिए, ई गवर्नेंस श्रेणी में ही राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म राजकाज को स्कोच। अब देखो, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जन कल्याण पोर्टल एवं ई मित्र को तो दिया गया है स्कोच गोल्ड। जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को 2022 का स्कोच गोल्ड दिया गया है, और राजकाज जो पोर्टल है उसको दिया गया सिल्वर अवार्ड। राजकाज जो पोर्टल है उसको दिया गया सिल्वर अवार्ड। हाउसिंग पॉलिसी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए हाउसिंग बोर्ड को स्कोच गोल्ड श्रेणी, और हाउसिंग बोर्ड के लिए गोल्ड श्रेणी का, हाउसिंग पॉलिसी के लिए गोल्ड श्रेणी का दिया गया है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है। इंदिरा गांधी पोषण योजना को क्या दिया गया है? स्कोच कौन सी श्रेणी का? सिल्वर या रजत श्रेणी का। तो इन चारों को आप एक साथ करेंगे। देखो, इधर मैंने आपको बताया कि ये जो आपको बताया है मैंने, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को स्कोच सिल्वर मेडल, ठीक है। उसके बाद में आप जन कल्याण और ई मित्र को स्कोच गोल्ड मेडल, राजकाज को स्कोच सिल्वर मेडल और हाउसिंग बोर्ड को स्कोच गोल्ड मेडल। तो 2 में गोल्ड और 2 में रजत। ये चारों में से भाषा का आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इन चारों को इधर बगल में लिख के ठीक से दोबारा देखेंगे। फिर देखिए, इसमें राज्य में पुलिस आधुनिकीकरण योजना की क्रियान्वित एवं प्रगति की समीक्षा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और गृह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ये सवाल ज्यादा, देखो, पुलिस को मॉडर्न करने के लिए या पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में? तो ये देखो, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो एक बार ये डाउट करके। फिर देखो, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 का शुभारंभ, ये डेट इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक गेम्स है, तो 2 बातें हैं। राजीव गांधी ग्रामीण, एक वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा इनके बारे में, नोट्स अपना बना हुआ है। देखो, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक गेम्स। तो देखो, राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक गेम्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किए थे, 15 अगस्त से शुरू किए थे, और शहरों में इसी तर्ज के ऊपर 26 जनवरी से शुरू किए थे। तो देखो, राज्य के 240 नगरीय निकायों में खेलों का आयोजन, जिसमें 10 नगर निकाय, 36 नगर परिषद। तो देखो, नगर निगम कितने हैं? नगर निगम 10 हैं। नगर परिषदें कितनी हैं? 36 हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नगर निगम कितने? 10, नगर परिषद 36 और नगर पालिकाएं 194। तो ये टोटल 240 नगरीय निकाय हैं। ये बात आप ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरे नोट्स में भी कई जगह आपको हो सकता है कि अगर पुराना किसी सवाल के अंदर इनकी संख्या जो है वो अगर इनसे डिफरेंट मिले तो आप ध्यान रखेंगे। नगर निगम 10, नगर परिषद 36 और नगर पालिकाएं 194। टोटल कितने हैं? 240 नगरीय निकायों में क्या है? ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक गेम्स का शुभारंभ 26 जनवरी से हुआ है। फिर देखो, शहरी ओलंपिक के तहत 6 प्रकार के खेलों का आयोजन था। तो देखो, 7 के ग्रामीण ओलंपिक में 6 थे और शहरी ओलंपिक में क्या थे? 7 थे। इनमें देखो, मैं आपको बता दूं, ये एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता है ये ग्रामीण खेलों में नहीं थी। तो ये 6 प्रतियोगिताएं देखो, कबड्डी 1, टेनिस बॉल 2, खो खो 3, वॉलीबॉल 4, एथलेटिक्स 5, फुटबॉल 6 और बास्केटबॉल 7। तो ये शहरों में कितने हो गए? 7 हो गए शहरी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स में। और ग्रामीण ओलंपिक गेम्स में कितने थे?
ग्रामीण ओलंपिक गेम्स में 6 थे। तो इनके नाम ध्यान रखना है। देखो सवाल की भाषा, निम्न में से कौन सा खेल जो है वो ग्रामीण ओलंपिक गेम्स में नहीं था जबकि शहरी ओलंपिक गेम्स में था? एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स में दौड़ आती है, देखो 100 मीटर की, 200 मीटर की और 400 मीटर की दौड़ हुई है इसमें। तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सी दौड़ शामिल नहीं थी? तो जैसे मान लो 1000 मीटर दे दिया तो 1000 मीटर की दौड़ नहीं थी, 100 मीटर की, 200 मीटर की और 400 मीटर की दौड़ इसमें शामिल थी। या फिर कौन सा ओलंपिक शहरी ओलंपिक्स में नहीं था? तो 3 इनमें से दे दिए, चौथा कोई और दे दिया, जैसे समझ गए। और टेनिस जो है वो कौन सी बॉल से क्रिकेट जो है वो कौन सी बॉल से खेलने वाला था? टेनिस बॉल से। तो देखो शहरी ओलंपिक 7 श्रेणी और ग्रामीण ओलंपिक 6 श्रेणी। पहली बात तो ये ध्यान रखना। कौन सी एक्स्ट्रा है? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में कितने टाइप की दौड़ है? 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ है। कौन कौन से? देखो कबड्डी बालक और बालिका वर्ग दोनों के लिए, टेनिस बॉल क्रिकेट बालक और बालिका वर्ग दोनों के लिए, खो खो। अब देखो खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए था, खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए था। फिर देखो वॉलीबॉल बालक एवं बालिका वर्ग। फिर देखिए फुटबॉल बालक एवं बालिका वर्ग, बालक एवं बालिका वर्ग में आयोजित बास्केटबॉल। ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए 21 दिसंबर 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की झीलों की नगरी नाम से मशहूर उदयपुर में लोक संस्कृति के अनूठे पर्व है। ये देखो शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बस उदयपुर में। शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन दिसंबर में कहाँ हुआ? उदयपुर में। ठीक है, पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आगे वाला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार के एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो शिल्पग्राम में बेणेश्वर धाम के संत मावजी महाराज के चौपड़ों में समाहित चित्रों का छायांकन प्रलेखन किया गया है। तो देखो ये संत मावजी के चौपड़ों के चित्रों का छायांकन कहाँ किया गया है? शिल्पग्राम उदयपुर में। शिल्पग्राम उदयपुर में। बेणेश्वर, देखो ये बेणेश्वर धाम कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। आपको बता दूं संत मावजी कहाँ के थे? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के थे। और उनके चौपड़ों का जो प्रदर्शन है या चित्रों का जो प्रदर्शन है वो शिल्पग्राम उत्सव कहाँ? उदयपुर में किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस उत्सव के बारे में, तो ध्यान रखना। ये बेणेश्वर धाम के संत मावजी जो हैं वो डूंगरपुर से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके चौपड़ों में समाहित चित्रों का छायांकन कहाँ किया गया? शिल्पग्राम उदयपुर में। दूसरा देखो आप इसमें जयपुर के तमाशा कलाकार एवं रंगकर्मी। ये देखो ये दिलीप कुमार भट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ ये देखेंगे दिलीप कुमार भट्ट कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। दिलीप कुमार भट्ट कहाँ के? जयपुर के। इनका संबंध किससे है? तमाशा क्या है? एक लोकनाट्य है। तमाशा क्या है? लोकनाट्य। तो तमाशा कलाकार का मतलब तमाशा लोकनाट्य, रंगकर्मी का मतलब रंगमंच पे। तो तो इसका संबंध किससे? तमाशा लोकनाट्य से है। तो दिलीप कुमार भट्ट का संबंध तमाशा लोकनाट्य से है। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तथा अहमदाबाद के संस्कृति कर्मी तथा जनजातीय कला के उन्नयन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टर भगवान दास पटेल। तो डॉक्टर भगवान दास पटेल का संबंध किससे है? जनजातीय कला से। बस डॉक्टर भगवान दास पटेल का संबंध किससे है? जनजातीय कला से है। बस ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। तो देखो दिलीप भट्ट का संबंध तमाशा लोकनाट्य से है और डॉक्टर भगवान दास पटेल का संबंध जनजातीय कला से है। इन दोनों को आप घोड़े में बंद कर लीजिए। तो अब देखो इन दोनों को क्या किया दिया गया है? ये जो उत्सव था शिल्पग्राम, इस उत्सव में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पद्म भूषण तो डॉक्टर कोमल कोठारी के लिए है। तो देखो डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये तीसरी भाषा इन पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 दो लोगों को दिया गया है। तमाशा कलाकार दिलीप भट्ट और जनजातीय कलाकार डॉक्टर भगवान दास पटेल को दिया गया है। फिर नेक्स्ट आप इसमें देखिए जोधपुर जिले की तिंवरी मथानिया ओसिया बावड़ी भोपालगढ़ जलापूर्ति परियोजना की निविदा को मंजूरी दी गई है। तो देखो ध्यान रखना है ये तिंवरी मथानिया, अब देखो कई बार तिंवरी मथानिया ओसिया बावड़ी भोपालगढ़ कौन सी है? जलापूर्ति परियोजना है। किस जिले की है? जोधपुर की है। बस ये ध्यान रखना है, ये जोधपुर की है।
फिर दूसरा देखो बाड़मेर व रामसर तहसील को नर्मदा, तो देखो बाड़मेर व रामसर तहसील को किस नदी का जल आपूर्ति किया जाएगा, नर्मदा का जल आपूर्ति करने के लिए भी योजना बन रही है। तो बाड़मेर और रामसर तहसीलों के लिए कौन सी नदी का जल आपूर्ति प्रस्तावित है, नर्मदा से। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये ऊपर वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे देखिए छबड़ा और छिपा, ये कहाँ के हैं, बारां के हैं। छबड़ा और छिपा, छिपा के साथ ये छिपा बड़ौद एक ही शब्द है, ये बारां जिले के छबड़ा एवं छिपा बड़ौद, ठीक है। तो यहां देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लहासी डैम पेयजल परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लहासी डैम पेयजल परियोजना, रट लेना इसको। लहासी डैम पेयजल परियोजना का संबंध किससे है, बारां से है। बारां के कौन से क्षेत्रों से है, छबड़ा एवं छिपा से है। बस ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लहासी डैम पेयजल परियोजना का संबंध किससे है, इसी से है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। 1 मिनट रुकेंगे आप। फिर देखिए अगला सवाल, जोधपुर जिले की भोपालगढ़ पंचायत समिति के मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के गांव में जल कनेक्शन एवं पाइपलाइन जैसे कार्यों को निविदा को मंजूरी दी गई। ये आप छोड़ सकते हो, आप केवल ये सवाल अलग लिखेंगे। लहासी डैम पेयजल परियोजना कहाँ के लिए है, छबड़ा और छिपा बड़ौद बारां के लिए। फिर देखिए आगे वाला 32 का सवाल देखिए आप। इसमें 23 दिसंबर 2022 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र परिसर में स्थित शिल्पग्राम में राष्ट्रीय अमृत हाट, देखिए एक बार दोबारा देखिए मैं जो बता रहा हूं, शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर, अंतर देखना, इन दोनों को एक साथ करेंगे, शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर। इसी के नीचे वाली बात को लिखेंगे। क्या कहता है ये देखो जयपुर के जवाहर कला केंद्र परिसर में स्थित, तो देखो उदयपुर के अलावा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में भी शिल्पग्राम स्थित है। राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किया गया, तो राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ भी शिल्पग्राम में किया गया, लेकिन ये शिल्पग्राम कहाँ है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में स्थित है। जबकि ये देखो लोक संस्कृति के अनूठे पर्व है, लोक संस्कृति का अनूठा पर्व शिल्पग्राम उदयपुर में है, ठीक है, यहाँ ये आयोजन किया गया। तो इन दोनों में थोड़ा अंतर देखेंगे, दोनों एक जैसे से हैं, तो इनको आप अपने हिसाब से। फिर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हस्त निर्मित आकर्षक उत्पादों की बिक्री में प्रदर्शनी का ये मेला, तो देखो ये ध्यान रखना है, जयपुर में क्या हुआ है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित जो आकर्षित हस्तकला उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी जो है किस नाम से की गई, राष्ट्रीय अमृता हाट के नाम से की जाती है। और ये हर साल की जाती है, राष्ट्रीय अमृता हाट के नाम से हर वर्ष की जाती है। और इस बार ये स्वयं सहायता समूह से निर्मित जो महिलाओं के हस्त उत्पाद है उनकी प्रदर्शनी शिल्पग्राम कहाँ, जयपुर में, शिल्पग्राम जयपुर में। तो जयपुर वाले शिल्पग्राम में और उदयपुर वाले शिल्पग्राम में आपको अंतर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए 33वां सवाल, 23 दिसंबर 2022 को राजस्थान के गंगानगर में राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु, तो सीधी सी बात है, राज सखी कैफे का आयोजन गंगानगर में। बस इतना ही ध्यान में रखना है, राज सखी कैफे गंगानगर, राज सखी कैफे का आयोजन या शुभारंभ कहाँ किया गया, गंगानगर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके नीचे वाला और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 34वां सवाल देखिए। 34वां सवाल है, बाड़मेर जैसलमेर के 486.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया द्वारा किया जाएगा। देश में ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। वर्तमान में प्रदेश में ONGC व ऑयल इंडिया द्वारा बाड़मेर और जैसलमेर में पेट्रोलियम व गैस का उत्पादन किया जा रहा है। देखना, ध्यान रखना, देखो बाड़मेर और जैसलमेर में हाल ही में ये लगभग 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के एक्सप्लोरेशन का जो
टेंडर दिया है वो किसको दिया गया है? गेल इंडिया को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भाषा ऐसी की ऐसी, बाड़मेर जैसलमेर में लगभग 486 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल, देखो, केवल प्राकृतिक गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए जो अनुमति दी गई है वो किसको दी गई है? गेल इंडिया। ये गेल इंडिया भारत सरकार की कंपनी है। एक सवाल तो ये ध्यान में रखना। फिर नीचे वाला देखो, ओएनजीसी, देखो आप ध्यान रखेंगे ये गेल इंडिया को है। फिर देखो ओएनजीसी ऑयल इंडिया द्वारा बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में पेट्रोलियम व गैस का उत्पादन किया जा रहा है। तो समझने वाली बात क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों बातों को जोड़ेंगे। देखो यहां भी बाड़मेर और जैसलमेर है, यहां भी बाड़मेर और जैसलमेर है। तो देखो बाड़मेर और जैसलमेर में पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन, इन दोनों का अभी प्रोडक्शन, मतलब जो काम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो कौन है? ओएनजीसी, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस, और ऑयल इंडिया, ये अभी कर रही है। और अभी प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन, मतलब इसकी अनुसंधान या खोज करने का जो काम दिया गया वो किसको दिया गया है? गेल इंडिया को। तो देखो आपसे ये पूछा जाता है कि बाड़मेर जैसलमेर में पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन कौन कर रहा है? तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया कर रही है। और हाल ही में प्राकृतिक गैस की एक्सप्लोरेशन की जो जिम्मेदारी या जो अनुमति मिली है वो किसको मिली है? गेल इंडिया को मिली है। तो इन दोनों सवालों में ध्यान रखना, अंतर, ऐसा सवाल लगातार आरपीएससी द्वारा पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्शन पूछा जाए पेट्रोल और गैस का तो आप ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया करेंगे। और प्राकृतिक गैस की एक्सप्लोरेशन की अगर बात आए कि किसको दिया गया तो आप इसमें गेल इंडिया करेंगे। फिर देखिए 35वां सवाल क्या कहता है? लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों व सचिवों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा में हुआ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इस साल लोकसभा और देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी किसको कहते हैं? पीठासीन अधिकारी। और सचिव किसको? पीठासीन अधिकारियों का मतलब है जैसे लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या विधान परिषद के सभापति। तो पीठासीन अधिकारी जो सदन की अध्यक्षता करते हैं उनका पीठासीन अधिकारी, और उनके सचिवों का जो सम्मेलन है वो राजस्थान विधानसभा में हुआ है। देश की विभिन्न असेंबलियों के पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो जनवरी 2023 में कहाँ हुआ है? ये हुआ है राजस्थान की विधानसभा में हुआ है। ये 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था। तो यहाँ मोस्ट कॉमन भाषा ये है कि राष्ट्रीय स्तर की पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? राजस्थान की विधानसभा में हुआ है। ठीक है, ये 83वां अधिवेशन है। ये 2011 में शुरू किया था इसको, और इसका मतलब ये कि साल में बहुत बार होता है। तो ये राजस्थान की विधानसभा में 13 जनवरी को आयोजित हुआ है। फिर देखो प्रदेश के युवाओं के विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सपने को पूरा करने के क्रम में, तो ये देखना, ये लाइन ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इस योजना के तहत या इस स्कॉलरशिप योजना के तहत बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विदेशों की जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, उनमें पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये स्कॉलरशिप जो है वो, इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। 20 अगस्त 2021, ये राजीव गांधी का बर्थडे है 20 अगस्त, तो जिसको अपन सद्भावना दिवस के रूप में भी, तो 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी की जयंती पर राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया गया। और ये योजना विदेशों में भारतीय बच्चों को पढ़ाने के लिए है। ठीक है, इस योजना के तहत हर साल 200 विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क शिक्षा दिलाई जाएगी। विदेशों से निःशुल्क शिक्षा कितने छात्रों को? राजस्थान के 200 छात्रों को। कौन भागीदार हो सकता है? तो देखो इस योजना में वो बच्चे भागीदार हो सकते हैं जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, उनको तो प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आवेदन वो बच्चे कर सकते हैं जिनकी पारिवारिक आय 25 लाख तक है। तो 25 लाख से कम जिनकी आय है वो सारे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इनमें जब छंटनी की जाएगी तो प्राथमिकता है सबसे पहले किनको छांटा जाएगा? जिनकी पारिवारिक सालाना आय कितनी है? 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए तक है। ठीक है, और जितनी सीटें उनमें से 30% सीटें जो है वो बालिकाओं के लिए या फीमेल के लिए या महिलाओं के लिए है। जिस विद्यार्थी को विदेश में पढ़ने का अवसर दिया जाएगा, इन 200 में से वो सारे के सारे राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए 37वां सवाल, 27 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजस्थान सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन एवं लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेटिव अवार्ड, तो देखो राजस्थान सरकार को या राजस्थान को इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड किसने दिया है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने दिया है। तो इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड जो है वो जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल ने राजस्थान को ये अवार्ड दिया है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए 38वां सवाल, 28 दिसंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खिलाड़ियों को अभ्यास तथा प्रशिक्षण के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्टेट, अब देखो ये है इंपॉर्टेंट भाषा, देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम, ये किसके लिए? ये देखो प्रदेश के खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए ये जिम, स्टेट ओपन द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर और ओपन जिम की स्थापना करने की बात की गई है, ठीक है। और ये कहाँ खोले जाएंगे? मेन चीज ये जिला मुख्यालयों पर जिम खोलने की घोषणा की गई है इस योजना के तहत। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ खोले जाएंगे। ये देखो स्टेट ऑफ द आर्ट जिम, देखो सभी संभागों पर खोले जाएंगे और इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों पर खोले जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर नहीं खोले जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम बनाए जा रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, और संभाग और जिला स्तर पर क्या बनाए जाएंगे? ये देखो जिम एंड फिटनेस सेंटर, ओपन जिम और स्टेट ऑफ द आर्ट जिम, इनकी स्थापना संभाग और जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। और ब्लॉक स्तर पर मैंने आपको बताया गया कि ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। फिर 39वां सवाल देखिए, 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह में सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022 में अनेक आदिवासी प्रतिभाओं को सम्मानित किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा, ये देखो ये हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में ये जो है ना 10वें भाषा, देखिए 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह और सर्व समाज शिक्षक गौरव सम्मान, इसका आयोजन सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किया गया। तो जनजातीय लोगों को इसमें सम्मानित किया गया है। तो यहाँ सारे पुरस्कार आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। एक पुरस्कार तो ये देखेंगे कि उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को श्री मानगढ़ धाम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ताराचंद मीणा को मानगढ़ धाम गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। दूसरा एक ये है, ये दो आदमी दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा को नानाबाई खांट शिक्षक गौरव पुरस्कार मिला है। नानाबाई खांट शिक्षक गौरव पुरस्कार दो लोगों को मिला, दुर्गा राम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा को मिला है। बाकी जो है आप नीचे वाले अवार्ड जो है वो छोड़ सकते हो, ठीक है। इस लिस्ट में एक बार रीड आउट करके छोड़ देना। वो दो एक देखना चाहो तो साथ में ये ललित मीणा को धनुर्धर लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी बीच वाले आप सारे छोड़ देना, एक बार रीड आउट करके छोड़ देना। ये तीनों में से कोई सा एक सवाल पूछा जा सकता है, वैसे ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप छोड़ सकते हो। फिर 40वां देखिए आप इसमें 30 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए गठित, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। देखो खेमराज कमेटी का संबंध जो है, खेमराज कमेटी का संबंध विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2020-21 में ऐसे समिति के गठन की घोषणा की थी और उसी घोषणा के अनुरूप जो है इसका गठन किया गया। तो खेमराज समिति का संबंध मैंने आपको बताया था कि किससे है, सरकारी विभागों में विभिन्न वेतन विसंगतियों को दूर करने। देखो पहले वेतन विसंगतियों को दूर करने के संबंध में खेमराज चौधरी समिति बनी और अब पदोन्नति के संबंध में खेमराज चौधरी बनी है। दोनों ही बातें आप ध्यान में रखेंगे। फिर 41वां सवाल देखिए, 31 अक्टूबर 2022 को राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी की। आपको ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, किस वर्ष राजस्थान सहकारी
सोसाइटी का मतलब समिति, राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम का संशोधन किया गया है, 2022 में किया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखो इस संशोधन से क्या हुआ है। इस संशोधन से पहली बात हुई कि कोई भी व्यक्ति अब संचालक मंडल में लगातार 2 से अधिक अवधि के लिए, तो पहले जो है वो सहकारी समितियों में संचालक बोर्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही निर्वाचित हो सकता था। अब कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, मतलब अधिकतम 2 बार निर्वाचित होने का प्रतिबंध था, उसको हटा दिया गया है। दूसरा देखो, लंबी सेवा वाले एवं अनुभवी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 28 की उपधारा 2 को हटाया गया है। तो देखो, लंबे सेवा वाले एवं अनुभवी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से, तो इस धारा के तहत अब सहकारी क्षेत्र में जो अनुभवी लोग हैं उनको भी मनोनीत किया जा सकेगा। पहले मनोनीत करने की अनुमति नहीं थी। फिर देखो, तो ये धारा 28 की उपधारा 7 में संशोधन करके सहकारिता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों को भी सहकारी समितियों में क्या किया जा सकेगा, मनोनीत किया जा सकेगा, पहले नहीं किया जा सकता था। फिर देखिए 42वां, देखिए 11 से 13 मार्च 2023 को जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल, ये देखो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ, जोधपुर में। और इसका संबंध हस्तशिल्प से लेकर ज्वेलरी और सेरेमिक का मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह है, तो इनको व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया गया है इसमें। तो देखो ये ध्यान रखना है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर में किया गया है, इसका संबंध हस्तशिल्प उत्पादों से है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।